हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है कि आप सभी ने अपने आसपास वाले एरिया में अलग अलग स्थल रूपों को देखा होगा, अलग अलग स्थलाकृति को देखा होगा। इन अलग अलग स्थलाकृतियों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसी के बारे में और इन सभी स्थल रूपों की एक बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर में दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किन कारणों की वजह से इन स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो चैप्टर को स्टार्ट किया है यहाँ पर पहाड़ी और पर्वत में एक बेसिक डिफरेंस के साथ में कि पहाड़ी वह स्तरीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अब ये जो भी स्थल रूप हमारी पृथ्वी पर हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको शो कर रखा है, जैसे कि ये पर्वत है, ये पठार है, यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है, ये पहाड़ी है, ये मैदान है, ये नदी, मुख्य नदी, ये उसकी सहायक नदी, ये झील, ये यहाँ पर डेल्टा नदी, मुहाना, ये अलग अलग जो हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग स्थलाकृति पाई जाती हैं उन सभी को यहाँ पर बता रखा है। तो आप इसको व्यू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या अलग अलग स्थलाकृति पृथ्वी पर पाई जाती है। अब एक एक को यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है और कैसे एक जो है वो दूसरे से अलग होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कारणों की बात की गई है। 2 कारण यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी वजह से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये जो स्थल रूप हैं वो 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। एक तो बाह्य प्रक्रिया होती है और एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी गति जो है वो लगातार चलती रहती है जिसकी वजह से इन प्राथमिक और आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। दूसरी प्रक्रिया या फिर बाह्य प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया की वजह से स्थल के लगातार बनने और टूटने की यह प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की एक सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, मतलब आधार जो है वो चौड़ा होगा और शिखर जो है वो छोटा होगा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं जो तापमान है वो कम होता जाता है। तो पर्वत जो है वो ऊंचाई पर है, तो जैसे जैसे आप पर्वतों पर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की वहाँ पर कमी होती है। पर्वत अगर एक रेखा में व्यवस्थित रूप से होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यह बता रखा है कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ गतियां होती रहती हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ भाग जो है वो इस तरीके से ऊंचा हो जाता है और उसको फिर बोला जाता है पर्वत। यहाँ पर बताया गया है कि जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वतमाला। ये एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एंडीज के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया जब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को डिस्कस कर रहे थे। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। अब पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वलित पर्वत, ब्रह्मोत्स पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब यहाँ पर अलग अलग पर्वत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं क्योंकि तीनों का जो फॉर्मेशन है, जो बनना है, वो अलग अलग प्रकार से होता है, इसीलिए तीनों में अंतर है। जैसे कि अगर हम देखें तो हिमालय और जो आल्प्स पर्वत है वो वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो है वो शंक्वाकार है।
भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जो पाई जाती है, वो राजस्थान राज्य के लगभग बीचों बीच जो है वो इस तरीके से फैली हुई है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला कैसे निर्माण होता है? दो प्लेटें जो हैं, जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल की बुक्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और पृथ्वी पर जब समुद्रीय प्लेट या फिर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं, महासागरीय प्लेट टकराती हैं, तो उनके बीच में जो भी यहाँ पर अवेलेबल है वो एक तरीके से यहाँ पर पर्वत की तरह जो है ऊपर आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। तो हमने देखा कि हिमालय और भारत में जो अरावली है वो दोनों वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। बात की गई है अरावली पर्वतमाला की कि धीरे धीरे यहाँ पर बहुत पुरानी है, तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण आज जो है वो एक तरीके से छत विशत रूप में अरावली पर्वतमाला जो है वो एग्जिस्ट करती है उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग में अभी भी अरावली पर्वतमाला जो है उसका विस्तार काफी ज्यादा पाया जाता है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो हैं वो गोलाकार आपको दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई भी कम है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। मतलब हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत है और अरावली जो है वो बहुत ही प्राचीन वलित पर्वत है। तो सेम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका को जब आप इस तरीके से व्यू करते हो या इस तरीके से, तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका जो है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो है वो अपलेशियन पर्वत जो है वो एग्जिस्ट करता है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो यूराल पर्वत और अपलेशियन जो है वो आपको गोलाकार दिखाई देते हैं, तो थे तो वलित पर्वत लेकिन बहुत पुराने हैं, इसलिए ये जो है अपर्दन के कारण घिस गए हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मसोत जो पर्वत है उनका निर्माण होता है। ब्रह्मसोत पर्वत का किस तरीके से, आप इस तरीके से समझिए कि मान लो ये कोई जमीन का मैदान है और इसमें जो है वो जो भी एरिया है, जो भी समतल भाग है, उसमें कुछ ऐसा विखंडन हुआ कि कुछ भाग जो है वो ऊपर की तरफ चला गया और कुछ भाग धंसकर जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो ऊपर की तरफ जो भाग आ गया इसको बोलते हैं उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे जो भाग चला गया उसको बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। ओके, यहाँ पर बताया गया है ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, मतलब ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वोस्जेस जो पर्वत हैं वो इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विश्व का जो मानचित्र है उसमें आप इस तरीके के जो और भी पर्वत हैं उनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, ज्वालामुखी में आप सभी को पता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनको तोड़ करके जो लावा है वो निकलता है और इसके थ्रू जो पर्वत बनते हैं उनको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरीके के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो पर्वतों के कितने प्रकार हैं, फिर हर पर्वत जो है वो कौन से प्रकार का है। जो मेन पर्वत है ना उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये पर्वत जो है वो कौन से प्रकार का है। अब पर्वतों के लाभ यहाँ पर बता रखे हैं कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रहार होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है, नदी घाट या वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है और आप सभी को पता है कि जो हमारा उत्तरी जो भाग है, हिमाचल वाला रीजन, उत्तराखंड वाला रीजन जो है, वहाँ पर बहुत सारे जो सैलानी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है। वहाँ पर बर्फ दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के प्राचीन खेल हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है ये ज्वालामुखी पर्वत है और इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है पठार। पठार क्या होता है कि आपकी जो समतल भूमि है, ये मान लो समतल भूमि है, इससे उठा हुआ जो भाग है, इससे थोड़ी ऊंचाई पर
कम ऊंचाई पर या अधिक ऊंचाई पर उठा हुआ भाग, और वो भी एक समतल होता है। लेकिन जो मुख्य भूमि होती है समतल भूमि, उससे अलग होता है, उससे ऊंचाई पर होता है, लेकिन खुद भी एक समतल भूमि होता है। इसको बोलते हैं पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ भाग होता है। इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पर्वत कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो अरावली प्राचीन वलित पर्वत है और जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है। सेम इसी तरीके से पठार भी नए और पुराने होते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है प्राचीन पठार के। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। देखो ये जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि गोबी मरुस्थल पाया जाता है चाइना और मंगोलिया के बीच में। तो ये गोबी मरुस्थल है, इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि तिब्बत का जो पठार है वो एक तरीके से वृष्टि छाया प्रदेश प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गोबी मरुस्थल में बारिश नहीं हो पाती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो पठारों की ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई तक होती है। ओके, तो यहाँ पर इसकी देखो 4000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई है किसकी, तिब्बत के पठार की। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो हैं वो पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, मतलब मैदान जो है वो लगभग समतल भूमि होती है। ये लगभग समुद्री तल से हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सभी जो महासागर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब समुद्र का तल जो है वो सभी जगह पर समान होता है, इसीलिए समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई जो है उसको मापा जाता है ताकि सही एक्यूरेट जो मापन है वो हो सके। तो ज़्यादातर जो समतल जो होते हैं, मतलब मैदान जो भाग होता है वो समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। मतलब मैदान का निर्माण किससे होता है, तो नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है उससे निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपरदित करती हैं और अपरदित जो पदार्थ हैं उनको अपने आगे साथ ले जा करके अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों को, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैदान जो है वो समतल है तो हर चीज़ के लिए काफ़ी इजी जो है वो रहेगा। परिवहन के साधन जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैदान है वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर घर बनाना, कोई भी उद्योग स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि देखो समतल मैदान है, रहना बहुत ही ईजी हो जाता है, हर चीज़ जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर मकान बनाना, खेती के लिए समतल भूमि बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। और अगर हम देखें उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई उपजाऊ मिट्टी होती है तो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये रीजन है कि मैदान में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पठार में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ी क्षेत्र में रहना। अब यहाँ पर स्थल रूप और लोगों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं
कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? मतलब पूछा है कि तीनों में जगह जो है वो अंतर क्या है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान और बाढ़ जो है वो बहुत अधिक विनाश कर देते हैं। ये जो आकस्मिक घटना है इनको कम किया जा सकता है, इनके प्रभाव को, अगर लोगों में अवेयरनेस जो है उसको फैलाया जाए तो। यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हैं वो जल का भी यूज़ करते हैं, पृथ्वी का भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा वायु का भी यूज़ करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन सभी को हम सुरक्षित रखें ताकि आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको सुरक्षित रूप से ये जो भी हमारे प्राकृतिक स्वरूप हैं वो हम दे सकें। क्योंकि पानी को, नदियों के पानी में हम कूड़ा करकट फेंक करके उनको प्रदूषित कर देते हैं। जो भूमि है, ठीक है, उससे पानी जो है वो गंदा पानी एक तरीके से भूमि में रिस करके जाता है, तो भूमि का जो जल है उसको भी हम पीने लायक नहीं छोड़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वायु में एमिशन होने की वजह से पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इशू हैं। इसीलिए बोला गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पोल्यूशन जो है वो हमारे यहाँ पर, प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित पृथ्वी जो है वो दे सकें। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।